सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, कन्वर्जन इज ए सीरियस थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। और जस्टिस शाह की बेंच ने केवल मुंहजबानी नहीं कहा, ऑर्डर में डिक्टेट कराया। उस रिट पिटीशन में बाकायदा ऑर्डर में लिखवाया कि ये जो कुछ बता रहे हैं इससे तो लगता है कि अगर ये सारी बातें सही हैं तो ये हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। उसी के बाद सब टूट पड़े, गृह मंत्री और मंत्री सब जितने वकील हैं सब टूट पड़े हमारे खिलाफ। जब धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है और हमारे पास राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है तो वो क्यों नहीं लगाते? देखो अंकुर हमारे एडवोकेट मित्र बता रहे हैं, हमारे पास एनएसए है कि नहीं? आपने सुना होगा ना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अभी वो बिहार के एक यूट्यूबर के खिलाफ लगाया था, मनीष कश्यप के खिलाफ। एक यूट्यूबर के खिलाफ अगर एनएसए लग सकता है तो जो लोग भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए कन्वर्जन कर रहे हैं, चाहे वो जिहादी हो या मिशनरी, उनके खिलाफ एनएसए क्यों नहीं लगाया जाता? एक हाई कोर्ट का जजमेंट है, धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। राष्ट्र की एकता अखंडता को मेंटेन करने के लिए हमारे पास यूएपीए है। ये कन्वर्जन कराने वाले जिहादी और मिशनरियों पे यूएपीए क्यों नहीं लगाया जा रहा है? धर्मांतरण राष्ट्र के खिलाफ एक युद्ध है, ये वेज वॉर है। और मैं सुबह चाय के टाइम दत्ता जी से मेरी बात हो रही थी, मैं बिल्कुल सहमत हूं। जहां देश के खिलाफ कोई युद्ध हो, चाहे वो धर्मांतरण के रूप में हो या घुसपैठ के रूप में हो, उसके लिए इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 121, 122 बना हुआ है जिसमें सजा ये मौत है इसमें कानून, लेकिन लगाते ही नहीं है। आप बताइए, ये जो धर्मांतरण है या जिहाद है, ये राष्ट्र के खिलाफ ये युद्ध है कि नहीं? जोर से बोलिए। जब युद्ध है तो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 121, 122 क्यों नहीं लगाते? सीधे फांसी क्यों नहीं दे देते? किसने रोका हुआ है ना कानून अपने पास? यह धर्मांतरण ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, एक व्यक्ति नहीं होता, पूरी चैन होती है। कोई पैसा देता है, कोई और मॉरल सपोर्ट करता है, कोई कुछ और मदद करता है, पूरा एक चैन होती है। तो धर्मांतरण ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ कि नहीं? बोले जरा। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को टैकल करने के लिए हमारे पास गैंगस्टर एक्ट है। तो जिहादियों और मिशनरियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट क्यों नहीं लगाते? मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये इंडियन पिनल कोड में एक नया चैप्टर जोड़ दिया जाए। इसमें ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन तो है, लेकिन ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन नहीं है। धार्मिक भावना आहत करना अपराध है, इस पे एक चैप्टर है, लेकिन धर्मांतरण करना अपराध है, चैप्टर इस पे चैप्टर नहीं है। इंडियन पिनल कोड में केवल एक चैप्टर जोड़ दिया जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, और धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों के ऊपर एनएसए लगाया जाए, यूएपीए लगाया जाए, वेज वॉर सेक्शन 121, 122 इंडियन पिनल कोड लगाया जाए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए, 100% प्रॉपर्टी जब्त करके मिनिमम 20 साल के लिए जेल में डाला जाए। मैं कह रहा हूं किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई सपने में भी धर्मांतरण करने के बारे में नहीं सोचेगा। सठे साठ्यम समाचरित कानून घटिया है, इसलिए पूरा ड्रामा चल रहा है। घुसपैठ, डेमोग्राफी बदल रही है। याद रखिए, चर्चा करते जाएंगे, सेमिनार करते जाएंगे, ये करते जाएंगे, वो करते जाएंगे। अरे घुसपैठियों को पकड़ना आम आदमी की ड्यूटी थोड़ी है, आम आदमी की ड्यूटी नहीं है, कॉमन मैन की ड्यूटी नहीं घुसपैठियों को पकड़ना। घुसपैठियों को पकड़ना सरकार की ड्यूटी है। हम क्यों नहीं, जब घुसपैठिए जानबूझ के भारत की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए यहां बसाए जा रहे हैं, हम घुसपैठियों के ऊपर क्यों नहीं एनएसए लगा रहे? क्यों नहीं यूएपीए लगा रहे? क्यों नहीं गैंगस्टर एक्ट लगा रहे? क्यों नहीं सेक्शन 121 लगा रहे? और इस इंडियन पिनल कोड में एक चैप्टर क्यों नहीं नया जोड़ देते, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन? कोई लागत आएगी क्या? जरा जोर से बोलिए। चंद्रयान बनाने की लागत होती है, राफेल खरीदने की लागत होती है, बाकी हाईवे बनाने की लागत होती है,
एक्सप्रेसवे की लागत होती है, कानून बनाने की कोई लागत होती है क्या? एक चैप्टर जोड़िए, एनसे लगाइए, यूएपीए लगाइए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं केवल कानून बना दिया जाए कि 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में जिन घुसपैठियों को जाना है चले जाए, नहीं 3 महीने के बाद इनको जेल में डाल देंगे, एनसे लगाएंगे, यूएपीए लगाएंगे, गैंगस्टर एक्ट लगाएंगे। 80% घुसपैठिए खुद ही अपना तंबू तोला लेके भाग जाएंगे, 80% खुद ही भाग जाएंगे। जो 20% बचेंगे उनको पुलिस ढूंढ लेगी आराम से। सवाल यह जो समस्या भारत में है, अगर वो चीन में नहीं है तो क्यों नहीं है, हमको यह सोचना पड़ेगा। हमको यह सोचना है कि हम सेमिनार करेंगे, गांव में गोद लेंगे, फला जगह जगाएंगे। अरे भैया, चीन में कुछ नहीं होता, ना कोई गांव में गोद लेता है, ना वहां एनजीओ सेमिनार करते, कुछ नहीं करते। सरकार कानून बनाती है और यही ड्यूटी है उनकी। जैसे ड्राइवर का काम है गाड़ी चलाना, डॉक्टर का काम है इलाज करना, वैसे सांसद विधायक का काम क्या है? कानून बनाना। उनको लॉ मेकर कहते हैं। वो अपना काम नहीं कर रहे, उनको पकड़िए, ये उनकी ड्यूटी है। हम लोग कब तक रोहिंग्या ढूंढेंगे, बांग्लादेशी ढूंढेंगे और धर्मांतरण ढूंढते रहेंगे? एक विषय दत्ता जी ने मुझे सुबह बताया लैंड जिहाद का। एक तो हम लोग भी कई बार अपने शब्दों से ऐसी बात करते हैं कि हम किसी को जस्टिफाई कर देते हैं। जैसे कहेंगे धर्मांतरण, भाई जो आदमी कन्वर्ट हो गया उसका रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। इसका मतलब हमने बाय डिफॉल्ट कन्वर्जन को एक्सेप्ट कर लिया। हम बस कह रहे हैं इसको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, बस हमारा काम पूरा हो गया। काहे? अरे वो भारतीय पंथ में कन्वर्ट हो तो बात समझ में आता है। भारत का व्यक्ति अगर जैनिज्म फॉलो करे, बुद्धिज्म फॉलो करे या सिखिज्म फॉलो करे, उसमें कन्वर्ट होगा तो संविधान की प्रियम्बल का उल्लंघन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म प्रियम्बल में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के कॉन्सेप्ट को मानते हैं। भारत का कोई व्यक्ति इस्लाम कैसे कबूल कर सकता है? क्रिश्चियनिटी कैसे कबूल कर सकता है? क्रिश्चियनिटी, इस्लाम इक्वलिटी को नहीं मानते, जस्टिस को नहीं मानते, लिबर्टी को नहीं मानते, फ्रेटर्निटी को नहीं मानते। फिर उसमें कन्वर्ट कैसे हो सकता है? ऐसे ही मैं सुनता रहता हूं ये वाली मजार इलीगल है, और एक मजार तोड़ के फोटो खिंचवा के वीडियो वायरल करके उसी बम बमाए, मैंने एक मजार तोड़वा दिया, मैंने एक दरगाह तोड़वा दिया, बस बहुत बड़ा मैं राष्ट्रवादी हो गया। जो चीज अनकुरानिक है, जो चीज अन इस्लामिक है, जिसके बारे में अजान में कहा जा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, फिर मजार में किसकी इबादत हो रही है? जब अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, तो फिर मजार में इबादत किसकी हो रही है? दरगाह में किसकी इबादत हो रही है? अगर ये मजार जायज होता तो अरब में कम से कम एक तो होना चाहिए था ना, वहां तो एक भी नहीं है। अगर दरगाह जायज होता, अरब में एक तो होना चाहिए, तो वहां तो एक भी नहीं है। अगर पक्का कब्रिस्तान बनाना जायज होता तो अरब में कम से कम मोहम्मद साहब की कब्र पक्की होती। जब मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बनाना हराम है, इस्लाम में इसकी जगह ही नहीं है। मजार पे बनाना, मजार पे जाना हराम, दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना हराम, कब्रिस्तान बनाना, कब्रिस्तान पे जाना हराम। केवल अल्लाह की ही इबादत करना है तो भारत में एक भी मजार लीगल कैसे हो सकती है? लेकिन हम अपनी भाषा में बोलेंगे ये वाली जो मजार बनी है ये इलीगल है, इसका मतलब बगल वाली जो बनी है वो लीगल भी है। क्या बात कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट को समझिए। जो चीज अरब में नहीं है भारत में है वो इलीगल है। जो समस्या चीन में नहीं है भारत में नहीं है, कानून घटिया है। और कानून कैसे काम करता है मैंने छोटा सा प्रयास किया, उसका परिणाम आपको बताता हूं। मैंने 2016 में पीआईएल फाइल किया कि भाई सांसदों, विधायकों को हर जगह वीआईपी व्यवस्था रहती है, कृपया इनके लिए कोर्ट भी वीआईपी बनाएं, इनके लिए स्पेशल एमएलए एमपी कोर्ट बना दें। 2016 में पीआईएल फाइल किया। 2017 में जस्टिस गगोई की बेंच ने कहा ठीक है पूरे देश में एमएलए एमपी कोर्ट बनाओ। 2018 से स्पेशल एमएलए एमपी कोर्ट काम करना शुरू कर दिया।
2023 5 साल में 225 सांसदों और विधायकों को सजा हो चुकी है, उनकी सदस्यता जा चुकी है। अभी कानून नहीं बदला, कानून तो घटिया वाला है। अभी मतलब घटिया कानून से भी इतना काम हो सकता है कि भाई 225 लोग पाखंडी लोग गए, आजम खां को सजा हुई, अतीक अहमद को सजा हुई, मुख्तार अंसारी को सजा हुई, मतलब जिनके खिलाफ सजा होगी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, उनको सजा हुई है। और लेटेस्ट एग्जांपल राहुल गांधी। अभी आप जरा समझिए, सब कुछ पुराना है। 1860 का इंडियन पिनल कोड है, 1861 का पुलिस एक्ट है, 1872 का एविडेंस एक्ट है, लेकिन मैंने वो पुरानी वाली बंदूक को कैसे जोड़ गांठ के उसको ठीक किया और उसी को बनाया, तो थोड़ा सा मतलब काम हुआ। अब ये बताइए, और उसका एक परिणाम आपको बताता हूं। 2019 में एक सांसद का मेरे पास फोन आया जीतने के बाद, बोले जी धन्यवाद, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपको मुंह मीठा कराना चाहते हैं। हमने कहा हमारा मुंह क्यों मीठा करा रहे हैं? बोले जी आप ही की वजह से टिकट मिला है मुझे। मैंने कहा मेरी वजह से? बोले हाँ। बोले साहब पार्टी ने टिकट तय कर दिया था और वो तैयारी भी कर रहा था और शायद मोटा लेन देन भी हो गया था टिकट का, जैसा होता है टिकट पे, लेकिन उसको किसी ने यह बता दिया है कि अब सांसद और विधायक का मुकदमा स्पेशल एमएलएमपी कोर्ट में चलेगा और 1 साल के अंदर फैसला होगा और उसके खिलाफ 42 मुकदमे हैं। अब वो उसने ये सोचा कि 42 में 2-4 में सजा तो हो ही जाएगी। ऐसे तो हमारा 42 का 42 मुकदमा चलता रहेगा, जब तक मुकदमा खत्म होगा तब तक मैं खुद ही खत्म हो जाऊंगा, तो हमें सजा ही नहीं होगी। अब इधर सांसद विधायक बने, उधर फास्ट ट्रैक में गया और गया तो सजा। तो इसलिए बोला हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम जो बस जन सेवा करेंगे।